18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले ईवीसीएल क्रिकेट लीग में बड़े पैमाने का खुलासा हुआ है और क्रिकेट लीग बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस क्रिकेट लीग का आयोजक विकास ढाका ही पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड निकला। आरोप है कि उसने ईवीसीएल क्रिकेट मैच की टीम बेचने का झांसा देकर पूर्व विधायक नारायण पाल समेत उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों के लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने हमसे बताया था कि हम एक ईवीसीएल टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे, कुछ आईपीएल प्लेयर खेलेंगे और कुछ रणजी प्लेयर खेलेंगे और बाकी यंग टैलेंट खेलेगा। तो उसके हिसाब से हमें फ्रेंचाइजी बेची गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं किया और हमसे पैसे भी हमने कंपनी के अकाउंट में दे रखे हैं और अब ना कुछ अच्छी तरह जवाब दे रहे थे। अब इन्होंने कल बता दिया कि हमें पोस्टपोन कर चुके हैं, ना इनका ग्राउंड तैयार था, कुछ भी नहीं था इनके पास। सर कल इसने मुझसे कहा कि मेरा तो ऐसा खराब हो गया, वैसा खराब हो गया। अरे भैया, तुम्हारे स्टेडियम की कोई तैयारी नहीं थी, ना पिच तैयार था, ना फ्लड लाइट में डीजल था, ना स्पोर्ट्स वो स्टेडियम को तुमने पैसा दिया। जो स्टार प्लेयर्स का नाम जो लिया गया, उन सबको तो टूर्नामेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं था। कुल मिला के एक फर्जी टूर्नामेंट या फिर टूर्नामेंट आयोजन के नाम पे लाखों रुपए ठगने का एक मामला सामने आया है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में हाउसिंग सोसाइटी के दो पक्षों में झड़प हो गई। देखते ही देखते यहां पर लाठी डंडे चलने लगे और मारपीट, दो लोग घायल हो गए हैं। और बहादुराबाद थाना क्षेत्र के शांतर शाह में हाईवे पर स्थित आरोग्यम हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी कंपनी का ठेका और सोसाइटी की वर्किंग कमेटी को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह सोसाइटी के गेट पर दो पक्ष बुरी तरह से भिड़ गए। वीडियो में कुछ लोग गाड़ी पर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और मौके पर पुलिस भी मौजूद दिख रही है। शांतर शाह पुलिस चौकी इंचार्ज का कहना है कि मामले में अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। सोमवार को देहरादून में हुई गुंजन हत्याकांड मामले का अब जांच पड़ताल प्रशासन ने और भी ज्यादा तेज कर दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर आईपीएस विशाखा भडाणे के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने मामले की कमान संभाल ली है। इस पूरे मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही की आशंका जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि घटना से 2 दिन पहले गुंजन ने पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उसने आरोपी द्वारा लगातार पीछा करने और परेशान किए जाने की बात स्पष्ट रूप से दर्ज कराई थी। इसके बावजूद समय रहते ना तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और ना ही पीड़िता को किसी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई। एसआईटी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं आरोपी और पीड़िता के बीच में हुए कॉल डिटेल्स और पूर्व विवादों से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही पुलिस की चूक पर जांच की जा रही है। देखिए, 2 तारीख को जो है यहाँ पे एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसी घटना के बारे में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पुलिस मुख्यालय बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि जो ये मामला है महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं की सुरक्षा हमारी अहम भूमिका है। इसलिए इस मामले में जो पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी एक टीम बनाई गई है, जो इसमें अगर पुलिस के स्तर पे कोई लापरवाही हुई है तो इसमें काम करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि योजना के अंतर्गत पात्रता परीक्षण, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को और भी अधिक सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री ने जनवरी 2026 की पेंशन किश्त 1 क्लिक प्रणाली के माध्यम से 9,87,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में जारी की है। जनवरी माह में कुल 141 करोड़ से ज्यादा की पेंशन राशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तकनीक आधारित और पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ ही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और बीते 2 महीने में 15,784 नए लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है।
केंद्र का बजट पेश हो चुका है और अब उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के बजट की तैयारी में जुटी हुई है। वित्त विभाग बजट बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आने वाले बजट की एक तस्वीर साफ की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड का आने वाला बजट महिलाओं और पूर्व सैनिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सरकार की कोशिश बजट में ऐसे प्रावधान करने की है जिससे राज्य में रोजगार और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। उत्तर प्रदेश सभी वर्गों का उत्थान हो, महिला, युवा, सीमांत क्षेत्र, कृषक, हमारे पूर्व सैनिक, चूँकि पहले से भी हमने इस पर प्लानिंग की हुई है कि इन सभी वर्गों को आगे लाने के लिए स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करके हर क्षेत्र में हमारे नौजवान युवा पारंगत हों, स्टार्टअप को मजबूती मिले, महिलाओं के जो उत्पाद हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। लखपति दीदी योजना हमारे यहाँ अच्छी चल रही है। पूर्व सैनिक हमारे राज्य में बहुत बड़ी संख्या में हैं। इस बजट में हम निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रावधान करेंगे कि पूर्व सैनिकों को भी सभी क्षेत्रों में आगे आने का और अधिक अवसर मिले। हरिद्वार में चल रहे समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के दूसरे दिन तमाम वीवीआईपी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद समेत तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां और साधु संत कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां धर्म और संस्कृति को लेकर चर्चा की गई। 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम दिवंगत संत और भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल पर मूर्ति स्थापना समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हरिद्वार में चल रहे समाधि मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। दोनों के सुबह 11:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कल के होने वाले समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम दिवंगत संत और भारत माता के मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल पर मूर्ति स्थापना समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अपने आवास पर सैन्य धाम के अंतिम चरण में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को शेष बचे कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सैन्य धाम के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और स्पष्ट किया है कि संबंधित भूमि वन भूमि नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से समय लेकर सैन्य धाम को शीघ्र जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। पांच साल 500 करोड़ का चूना और करीब 90,000 शिकायतें। उत्तराखंड में हर दिन लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ये ठगी जहां पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, तो वहीं पर आम जनता के लिए रोज का खतरा बनती जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोबाइल फोन अब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा, बल्कि साइबर ठगों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है। एक कॉल, एक मैसेज या एक लिंक और कुछ ही सेकंड में मेहनत की कमाई खाते से गायब हो जाती है। उत्तराखंड में साइबर ठगी की ये तस्वीर अब आंकड़ों में साफ दिखती है। ये वो आंकड़े हैं जो सीधे साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज हुए हैं। हकीकत ये भी है कि कई मामलों में लोग शिकायत तक दर्ज नहीं कराते। अगर 5 साल का आंकड़ा देखें तो साल दर साल साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। 2021 में जहां 15 करोड़ की ठगी हुई और 4,400 शिकायतें दर्ज कराई गई, वहीं 2022 में 40 करोड़ की ठगी हुई और 11,000 शिकायतें आई।
तो 2023 में 70 करोड़ की ठगी हुई और 18,000 लोगों ने शिकायतें की, जबकि 2024 में 170 करोड़ रुपए की ठगी और 34,000 शिकायतें दर्ज हुई। इसके साथ ही 2025 में 180 करोड़ रुपए की ठगी और 32,000 से ज्यादा लोग कंप्लेन कर चुके हैं। साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। फर्जी बैंक और KYC कॉल, OTP और लिंक भेजकर ठगी, UPI और QR कोड स्कैम, लॉटरी और नौकरी के नाम पर फ्रॉड, साथ ही साइबर ठग सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके ठगी के साथ अब डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तरीके से भी लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। वर्तमान में लगभग पर डे का एवरेज कॉल जो अब हमारे पास आ रही है वो 1355 के लगभग हैं और 2025 में जो टोटल कंप्लेंट्स आई हैं NCRP पे 19-30 की NCRP की वो हमारी 31,870 हैं और इसमें फिर FIRs भी रजिस्टर होती हैं और इसमें जो टोटल अमाउंट जो फ्रॉड का रिपोर्ट हुआ है 2025 में वो लगभग 177 करोड़ है। आंकड़ों के मुताबिक 5 साल में 500 करोड़ रुपए की ठगी के मुकाबले अब तक केवल करीब 70 करोड़ रुपए ही रिकवर हो पाए हैं। पुलिस और साइबर सेल लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक की तुरंत शिकायत 1930 पर दर्ज कराएं। अपना OTP साझा ना करें, अनजान लिंक ना खोलें। बावजूद इसके साइबर अपराधी आज भी पुलिस से एक कदम आगे ही नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक देवसिंह मैदान का इन दिनों विस्तारीकरण हो रहा है, लेकिन विस्तारीकरण होने के साथ ही विवाद भी गहरा गया है। हालात यह है कि खिलाड़ी और संस्कृति कर्मी आमने सामने आ गए हैं और क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। पिथौरागढ़ के बीचों बीच बना देवसिंह मैदान सोर घाटी की पहचान है। इस मैदान ने जहां इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी दिए, वहीं दर्जनों संस्कृति कर्मियों का सफर भी इसी मैदान से शुरू हुआ। बावजूद इसके मैदान के विस्तारीकरण को लेकर तलवारें खींची हैं। खिलाड़ी मैदान के अंदर स्टेज बनाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। खिलाड़ियों का तर्क है कि सरकार ने भारी भरकम धनराशि खेल के मैदान को बढ़ाने के लिए दी है। ऐसे में मैदान के अंदर किसी भी कीमत पर स्टेज बनने नहीं दिया जाएगा। बास्केटबॉल ग्राउंड बनना है, वॉलीबॉल ग्राउंड बनना है, वहाँ पर मंच का निर्माण कहीं नहीं हो रहा है और न होने दिया जाएगा। मंच का निर्माण उसके बाहर जो स्थान बचा है उसमें सरकार चाहे तो बजट ला के करा सकती है। तो हम ये चाहते हैं खेल की गतिविधियाँ भी हों और लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो पुराने समय से चली आ रही जो परंपरा है तो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ होने चाहिए और उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। असल में नगर निगम को फील्ड के विस्तारीकरण के लिए सरकार ने 4 करोड़ की धनराशि दी है। नई प्लान के मुताबिक जहां बेहतरीन पवेलियन बनना है, वहीं बॉक्सिंग रिग के साथ ही बास्केट और वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाया जाना है। यही नहीं, स्टेज के साथ ही ग्रीन रूफ भी बनाए जाने हैं। लेकिन स्टेज बनने के बाद बास्केटबॉल कोर्ट के लिए जगह कम पड़ रही है। ऐसे में खिलाड़ी स्टेज को मैदान के बाहर बनाने पर अड़े हैं। तो ये हमारी जो संस्कृति है पिथौरागढ़ की, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उसकी बढ़ोतरी के लिए कराए जाते हैं, उसमें भी इस कार्य से जो है लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जितने जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए भी बेहतर सुविधाओं का विकास इस कार्य द्वारा किया जाएगा। मैदान के विस्तारीकरण के बाद तय है कि फील्ड की लंबाई के साथ चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, जिसका फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा। लेकिन काम शुरू होने के साथ ही जिस तेजी से विरोध शुरू हुआ है, उससे तय है कि विवाद को दूर किए बिना काम हो पाना फिलहाल कुछ कठिन जरूर नजर आ रहा है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पहाड़ों में पर्यटन का तेजी से विस्तार हुआ है और पर्यटक भी भारी संख्या में यहां का रुख कर रहे हैं, लेकिन कई जगह सड़कें खस्ताहाल होने की वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये नैनीताल की वो सड़कें हैं जिसमें जनता के साथ पर्यटकों का भी दबाव है। हालात इस कदर खराब हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, अंदाजा लगाना मुश्किल है। पर्यटन स्थल चाफी, मुक्तेश्वर, भालूघाट के साथ पंगूर, देवचुरी और बेताल घाट, कैचीधाम को जोड़ने वाली इन सड़कों में गाड़ी दौड़ाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। बरसात में आए हुए मलबे को भी नहीं हटाया गया है। हमारे देवीपुरा शौड़ मोटर मार्ग के संबंध में
एवं पर्वतीय क्षेत्र के अन्य सड़कों के संबंध में हमने बीडीओ कोटाबाग महोदया के माध्यम से भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। उस पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। खस्ता हाल सड़क की वजह से लोगों के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सफर के दौरान हादसे का भी डर बना रहता है। वहीं आला अधिकारी सड़क को ठीक करने के लिए बजट का रोना रो रहे हैं। रिंग रोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन सड़कों के रखरखाव के लिए, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए जो हमारे अधीक्षण अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी के, उनसे ये कहा गया है कि उनका वाइडनिंग होनी है या उनका मेटलिंग होनी है। तो गवर्नमेंट से हम लोगों ने इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस भी की है। बहरहाल इन सड़कों से न सिर्फ पर्यटन बर्बाद हो रहा है बल्कि हादसों की वजह भी गड्ढे वाली सड़कें बन रही हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। गंगोत्री धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिल रही है। भारी ठंड के बीच में यात्री गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये श्रद्धालु कावड़ भरने के लिए गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं और पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ लौट रहे हैं। स्नान हो रहा है, देखो। अल्मोड़ा में वन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया ट्रैकिंग रूट बनाने जा रहा है ताकि जिले में पर्यटक बढ़े और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ में साल दर साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए वन विभाग ने मुहान में सफारी शुरू की, जिससे लाखों की आमदनी हुई। अब विभाग सोनी बिनसर में 1.5 करोड़ की लागत से एक ट्रैकिंग रूट के साथ ही 3D हॉल भी तैयार कर रहा है, जिससे पर्यटक पहाड़ में होने वाले पक्षियों की आवाज को सुन सकते हैं और जिससे वन विभाग की आमदनी भी बढ़ेगी। सोनी बिनसर के क्षेत्र में ट्रैक रूट डेवलप कर रहे हैं जो 10 किलोमीटर का होगा और उसके साथ साथ वहाँ पे एक ओपन कैंपिंग साइट डेवलप कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो चिड़िया आधारित इंटरप्रिटेशन सेंटर है उसको डेवलप करेंगे। तो इसका आइडिया ये है कि पहले लोग ट्रैकिंग करेंगे, हिमालयन व्यू देखेंगे, हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है उसको देखेंगे। उसके बाद हमारे ओपन कैंपिंग साइट जो एकदम हमारे जंगलों के बीच होगा, वहां पे वो स्टे कर। वन विभाग और पर्यटन विभाग की इस पहल से पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। पहाड़ में आकर पर्यटक कई दिन बिता सकते हैं। उसके लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग गतिविधियां विभाग द्वारा की जा रही हैं। ये बिनसर सेंचुरी में बर्ड वॉचिंग का भी कर रहा है और जगह जगह नए नए ट्रैक बना रहा है और हमारा भी कोसी बराज है, इसमें नौकायन और बोटिंग का भी और पैराग्लाइडिंग का भी, ये सब चीजें वहाँ बनाई जा रही हैं। विभागों की इन पहल से पहाड़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और रोजगार की तलाश में युवाओं को मैदान के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।